हेलो, नमस्कार। मैं चंदन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो आज के सेशन की जो शुरुआत होगी वह इंटीजर के क्लासिफिकेशन से ही होगी। तो जैसा कि आपने पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि जो इंटीजर का जो है हमने जब क्लासिफाई किया था यानी वर्गीकरण किया था तो इंटीजर को 3 भागों में बांटा था। पहला था पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा बांटा था आपका जीरो इंटीजर और तीसरा बांटा था नेगेटिव इंटीजर। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ तो आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब स्क्रीन को इरेज करते हैं और आज का जो सेशन है उस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है इंटीजर का दूसरा वर्गीकरण है यानी सेकेंड क्लासिफिकेशन है। इंटीजर को दो भागों में बांटा गया है जो दूसरा क्लासिफिकेशन है। तो उसमें जो बांटा गया है 2 भागों में, पहला होता है सम संख्या और दूसरा होता है विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है आइए इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो सम संख्या बोलते हैं डिविजिबल बाई 2, अर्थात वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है उस संख्या को हम लोग सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या क्या होता है नॉट डिविजिबल बाई 2, अर्थात वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है ऐसी संख्या को हम विषम संख्या बोलते हैं। तो चलिए अब सम और विषम के बीच कुछ बहुत छोटा सा डिफरेंस है, उस चीज़ों को हम जान लेते हैं और नई चीज़ों को हम अच्छे से समझते हैं। तो अगर आपको सम संख्या का उदाहरण देने के लिए बोला जाएगा आप बोलिएगा 2, 4, 6, 8, यहाँ से एंड सो ऑन कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। तो ये चीज़ तो आप जानते हैं, लेकिन बात आती है जीरो कैसी संख्या है। इसकी 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन को इरेज कर ले, उसके बाद चीज़ों को हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। अगर बात आती है आप बोलिएगा जीरो क्या है, सम है या विषम है। यह प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी लोग इस चीज़ को आज तक नहीं समझते हैं। बहुत लोग बोलते हैं जीरो ना तो सम है और ना ही विषम है, जीरो आपका जो है पूर्ण संख्या है। काफ़ी लोग ये बात बोलते हैं, लेकिन यह जो आप बोलते हैं यह कथन बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है तो आइए इसे हम चीज़ों को दिखाते हैं और इस चीज़ को आपको हम समझाते हैं कि जीरो सम है या विषम। तो अभी आपने देखिए ज़्यादा कुछ मत, सिर्फ परिभाषा देखिए। सम का परिभाषा होता है जो 2 से पूरा भाग लग जाए। अब आप देखिए अगर हम यहाँ जीरो लिखेंगे और जीरो में 2 से भाग लगाएंगे तो यह पूरा भाग लगेगा कि नहीं, आप बोलिएगा जरूर लगेगा। जीरो में 2 से भाग करने पर जीरो आएगा। तो जब 2 से पूरा भाग लग गया तो यह जो जीरो है वह जीरो आपका सम संख्या होता है। यह जीरो क्या होता है सम संख्या होता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं कोई बात नहीं, हम फिर से बताते हैं और आपको यह प्रूफ करते हैं कि जीरो आपका कैसे सम संख्या है। तो इसके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा इरेज करेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे और चीज़ों को समझाएंगे। अब आप देखिए जीरो में 2 से भाग लग गया तो ये सम संख्या है। उसमें कुछ लोग कहेंगे कि जो जीरो है वह 3 से भी तो भाग लग जाता है तो विषम हो गया। लेकिन आप एक बात बताइए, जीरो 3 से भाग लग जाता है यह सही बात है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा देखिएगा जरा आप परिभाषा में, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं फिर आपको समझाते हैं। यहाँ पे कहाँ लिखा गया है कि जो संख्या 3 से भाग लगती है वह विषम है। विषम संख्या का सीधा स्पष्ट परिभाषा है जो 2 से पूरा भाग नहीं लगे। तो ये तो 2 से नहीं लगने का बात है। जीरो जो है, सॉरी पहले इसको हम इरेज करते हैं। ये जीरो है, 2 से भाग लग गया तो सम और नहीं लगा तो विषम। तो यहाँ से भाग तो लग गया तो जीरो जो है आपका सम संख्या है। तो अब आप बताइए कि आपका जो कहना होगा कि जीरो 3 से भी भाग लग जाता है तो 3 से विषम संख्या हो गया। तो आप बताइए 6 भी 3 से भाग लग जाता है तो क्या 6 जो है 6 3 से भाग लग जाता है तो 6 विषम संख्या होनी चाहिए। तो आप बोलिएगा नहीं 6 सम संख्या है। तो बस यही चीज़ आप चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें कि सम संख्या और विषम संख्या में कहीं ऐसा नहीं परिभाषा में कहा गया है कि जो संख्या 3 से भाग लग जाए वह विषम होती है। ऐसे बोलिएगा तो 12 भी आपका विषम हो जाएगा क्योंकि 12 भी 3 से लग जाता है। 18 भी विषम संख्या होगा क्योंकि 18 भी 3 से लग जाता है। लेकिन सम और विषम का परिभाषा ये नहीं होता है विषम संख्या जो 3 से भाग लग जाए वो विषम और 2 से लग जाए वो सम। सम और विषम का सीधा और स्पष्ट परिभाषा होता है जो 2 से पूरा भाग लग जाता है वह सारी संख्या सम होती है। तो जीरो भी 2 से भाग लगता है तो जीरो भी आपका सम है। और विषम संख्या का परिभाषा होता है जो संख्या 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। तो जैसे 2 से पूरा भाग कौन नहीं लगता है, हम इसको मिटाएंगे फिर आपको इस चीज को समझाएंगे। 1 नहीं लगता है, 3 नहीं लगता है,
5 नहीं लगता है, 7 नहीं लगता है, 9 नहीं लगता, सिर्फ 2 से हमको चेक करना है, 3 4 5 कहीं से चेक नहीं करना है। अगर 2 से भाग लग गया तो सम हुआ, 2 से भाग ना लगा तो विषम हुआ। तो सम और विषम में आपको काफी अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब आपसे आपको पूछा जाएगा जीरो क्या है, तो आप बोलिएगा जीरो जो है वह एक सम पूर्णांक है। सम क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक को ही सम और विषम में बांटा गया है। जीरो सम पूर्णांक है। उम्मीद करते हैं ये आप अच्छे से समझ गए हैं कि जीरो सम संख्या है। आज के बाद कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि जीरो ना तो सम है ना विषम है। एक और चीज समझाना है, बहुत लोग बोलते हैं जीरो पूर्ण संख्या है, लेकिन यह कथन जो है आपका कंप्लीटली गलत है। जीरो अकेले कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। पूर्ण संख्या की परिभाषा है जब प्राकृत संख्या का जो समुच्चय होता है उसमें जीरो मिला देने पर जो प्राप्त होता है तो इस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो कभी भी अकेले पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसके बारे में हम आगे जब पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ाएंगे तो फिर वहां पे चर्चा करेंगे। तब तक आप बस इतना जान लीजिए कि जीरो जो है वह सम संख्या है और जीरो सम पूर्णांक है, ठीक है। और जीरो कभी भी अकेले पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, जबकि प्राकृत संख्या के पहले जीरो लगाएंगे तब जाकर के वह पूर्ण संख्या बनती है। अब आपका ये जो कथन आएगा -4 जो है वह सम हुआ कि नहीं, तो बस वही चीज है, आप भाग लगा के देख लीजिए। भाग लग जाता है, -2 आता है, 2 से भाग लग गया तो यह भी सम है। उम्मीद है ये चीज आप समझ रहे होंगे। अब देखिए -6 सम है कि नहीं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए -6 में भी 2 से भाग लगाएंगे, कट गया, तो -6 भी क्या है? सम है। तो जो सम संख्या की परिभाषा दी जाएगी, यहाँ से पहले मिटाते हैं फिर समझाते हैं, तो वह जो होगी वह होगी -∞ से लेकर के ... यहाँ -4 -2 जीरो सम है, फिर 2 फिर 4 यहाँ से कहाँ तक ... या +∞ तक। तो ये हुआ आपका सम संख्या। इसीलिए आज के बाद कभी भी ये कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, माइनस हो या प्लस हो, अगर 2 से भाग लग जाता है तो सम है, और जीरो भी आपका क्या है? सम संख्या है। तो एक मिनट पहले इरेज कर ले फिर समझाएंगे। यहाँ देखिए उदाहरण दिया हुआ है -∞, फिर यहाँ से ... फिर -4 -2 0 2 4 कहाँ तक? ∞ तक। तो ये आपका हो गया क्या? ये आपका हो गया सम संख्या का परिभाषा, सम संख्या का उदाहरण। अब आपसे पूछा जाएगा एक बहुत छोटा प्रश्न है जो कि बराबर परीक्षाओं में पूछा जाता है या लोग पूछते हैं। जब एक मिनट पहले स्क्रीन को हम इरेज कर लें। जब पूछा जाता है कि जब जीरो आपका सम संख्या है, जब जीरो सम संख्या है, तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या कौन है? सबसे छोटी सम संख्या कौन है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, सबसे छोटी सम संख्या, तो अब आप क्या कहिएगा? जीरो कहिएगा? जी नहीं, जीरो सबसे छोटी सम संख्या नहीं है। कैसे नहीं है? तो चलिए इसे हम स्क्रीन को इरेज करते हैं, फिर इस चीज को आपको अच्छे से समझाते हैं। आज सम और विषम के बारे में इतनी नई चीजें आप सीखेंगे जितना आप पहले से नहीं जानते होंगे। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे कि पूरे वीडियो को देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, अगर हम बोलेंगे जीरो सबसे छोटी सम संख्या है, तो बताइए -2 सम है कि नहीं? तो -2 तो भी तो सम है, तो जीरो से तो छोटी हो गई -2। तो बताइए -2 तो ये सबसे छोटी सम संख्या कैसे हुई? अगर आप -2 को बोलिएगा कि ये सबसे छोटी सम संख्या है, तो बताइए -4 तो इससे भी छोटी है और ये भी सम है, तो इसे भी आप नहीं बोल सकते, सबसे छोटी सम संख्या को आप काउंट नहीं कर सकते। अर्थात यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न ही मतलब नॉट डिफाइन है, मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते सबसे छोटी सम संख्या को। एक बार फिर से हम स्क्रीन को मिटा के समझाते हैं और चीज़ों को आप अच्छे से समझ ले। अगर कहा जाए कि स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब होता है सबसे छोटी सम संख्या, तो आप बोलिएगा उसका आंसर होगा क्या? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब हम उसको नहीं बता सकते। कैसे नहीं बता सकते? इसको हम मिटाएंगे और आपको इस चीज को फिर से अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने की, ताकि यदि आपको पहले बार में अच्छे से समझ ना आया हो तो अब आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आप देखिए, अगर कहिएगा जीरो सबसे छोटी सम संख्या है, तो बताइए -2 भी तो सम है, तो इससे तो छोटी हो गई। फिर कहिएगा -4 भी तो सम है, इस तरह ... आप जाइएगा कहाँ तक? -∞, जो कहाँ तक होगी आपको पता ही नहीं है। तो सबसे छोटी सम संख्या अगर पूछा जाए तो नॉट डिफाइन है, ऐसा प्रश्न बनता ही नहीं है।
तो फिर प्रश्न बनता कैसे है और क्या पूछा जाए तो हम सही जवाब देंगे। तो आइए इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। इसके लिए हम स्क्रीन को इरेज करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऊपर करेंगे ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख सकें। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपके लग चुका है, आप यहाँ देखिए, ये जो सम संख्या का जो रूप होता है ना 2n का होता है। 2n का मतलब होता है, n मतलब n हो गया प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या, ठीक है। तो 2n का मतलब होता है 2 का जो मल्टीपल होगा वही आपका सम होगा, मतलब 2 का मल्टीपल होगा तभी तो 2 से भाग लगा है। तो ये चीज़ आप सिर्फ यहाँ जान ले, बाकी प्रश्न में जब हम आएंगे तो इस चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे से हम समझाएंगे। अभी तो सिर्फ बेसिक क्लास है ताकि आपकी समझ बने कि संख्या क्या है, कौन सम संख्या है, विषम संख्या, ये चीज़ समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0 जो है वह आपका एक सम पूर्णांक है। अब देखिए सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 है। अब आप देखिए अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी, आप देख लीजिए अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या तो आप इसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं, नॉट डिफाइन हो जाएगा आंसर, नॉट डिफाइन। लेकिन यदि आपसे पूछा, एक मिनट इसको थोड़ा सा इरेज कर ले फिर हम आपको समझाएं। तो आपसे पूछा क्या जाएगा, तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी, यहाँ से देखिए सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन है, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन है, तब आप बता सकते हैं। पहले हम स्क्रीन को मिटाते हैं, उसके बाद चीज़ों को हम आपको दिखाते हैं और अच्छे से समझाते हैं, तब जाकर के ही चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा हम एडजस्ट करके ऊपर करेंगे, फिर आपको चीज़ों को समझाएंगे। जब आपको हम इंटीजर बता रहे थे तो उस समय बताए थे इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा जो बताए थे वह आपका जो था 0 इंटीजर था, 0 के बारे में बताया गया था, यह ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, और तीसरा बताया गया था नेगेटिव इंटीजर। तो अब इसको हम मिटाएंगे और आपको दिखाएंगे और फिर आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाइएगा, तब जाकर के आपको सारी मतलब जो भी कंफ्यूजन है वो सारा आपका खत्म हो जाएगा। तो आपका प्रश्न बनेगा कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन है। तो देखिए 0 तो ना तो आपका धनात्मक है ना ऋणात्मक, और इसके इधर वाला सारा ऋणात्मक। तो अब आप बताइए धनात्मक संख्या शुरू कहाँ से होगा, तो शुरू तो यही 0 के बाद शुरू होगा, और 0 के बाद कौन आता है 2। तो यही आपका प्रश्न बनेगा कि सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन है, तब आप आंसर दीजिएगा 2। लेकिन सीधे पूछे सबसे छोटी सम संख्या कौन है तो आप वहां निर्धारित नहीं कर सकते हो सबसे छोटी सम संख्या कौन है। कभी कभी लोग जबरदस्ती बोलते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या 0 है, लेकिन 0 जो है वह सबसे छोटी सम संख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि जब आप नेगेटिव में जाओगे तो यहां देख सकते हैं नेगेटिव में जाने के बाद इधर तो और छोटी होती जाएगी, इसीलिए यह प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न जब बनेगा तो यही बनेगा सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन है, तो वह होगा सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या 2 है। उम्मीद करते हैं ये चीज आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे छोटी सम संख्या को निर्धारित नहीं किया जा सकता, यदि कोई ज्यादा जिद करे तब आप वहां पे 0 बोल सकते हैं, 0 सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन यह भी 100% सही नहीं है। उम्मीद है ये चीज आप काफी अच्छे से समझ गए हैं। अब स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और ऊपर ले चलेंगे और आपको चीजों को हम अच्छे से दिखाएंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं -2 -4 यह जो है ऋणात्मक सम संख्या है। यह क्या है, ऋणात्मक सम संख्या है। एक और चीज है जो कि आप जान ले 2 के बारे में, 2 एकमात्र जो ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। 2 जो है एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, दूसरी ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम है। जब अभाज्य संख्या के बारे में हम पढ़ाएंगे फिर वहां पे इस चीज को आपको काफी अच्छे से डिफाइन करेंगे और आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ये तो हुई सम संख्या। अब आइए हम दिखाते हैं विषम संख्या के बारे में। अब ज्यादा कुछ नहीं दिखाना है, अब सिंपल चीज है, अब आप चीजों को आसानी से समझ जाइएगा। विषम संख्या वही है जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, उसे विषम संख्या बोलते हैं। इसकी भी शुरुआत कहाँ से होगी, तो -∞ से लेकर के कहाँ तक जाएगी, ∞ तक जाएगा। यहाँ से भी आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी धनात्मक विषम संख्या कौन है, तो 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो रूप होता है विषम संख्या का वह 2n+1 के रूप का होता है, अर्थात सम संख्या जो होता है उसमें 1 जोड़ देने पर वही तो विषम आता है, तो ये इसका फॉर्म होता है। अब इसका जो उपयोग है ये तो हम आगे जब अगला वीडियो बनाएंगे, जब क्वेश्चन आंसर ले चलेंगे, तब वहां पे ये चीज आपको दिखाया जाएगा और आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए अब हम स्क्रीन को एडजस्ट करके ऊपर करेंगे और आपको दिखाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड, यानी आपका जो सम संख्या और विषम संख्या के गुण धर्म क्या होते हैं, इसको आप
अच्छे से समझ ले और लिख ले। विशेष इसके गुण धर्म को हम समझाएंगे प्रश्न के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आएगा। यहाँ ई फॉर इवन होता है, इवन का मतलब सम होता है, और ऑड को हम ओ लिखे हैं और मतलब विषम होता है। ये चीज आप सिर्फ नोट कर लें, जब प्रश्न आएगा तो प्रश्न के माध्यम से इसे हम काफी अच्छे से समझा पाएंगे, क्योंकि ये काफी जरूरी चीज है। देखिए इवन माने सम में आप सम से गुना कीजिएगा तो सम ही आएगा। आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे देखिए 2 में 4 से हम गुना किए 8 आया, ये दोनों सम था तो ये भी सम ही है। बस ये चीज आप लिख लें और चीजों को आप अपने तरह से भी कोई भी संख्या लेकर उदाहरण देख करके आप समझ लीजिएगा। बस प्रश्न जब आएगा तब ये चीज आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ से देख सकते हैं 2 गुना 2 4। फिर देखिए इवन में ऑड से गुना करेंगे तो इवन आएगा। जैसे देखिए 2 गुना 3 बराबर 6। ऑड में ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा। जैसे देखिए 1 गुना 3 बराबर 3। आप कोई भी संख्या लेकर गुना कीजिए उतना ही आएगा। बस ये गुण धर्म काफी महत्वपूर्ण है प्रश्नों के लिए, इसलिए उम्मीद करते हैं ये चीज को आप काफी अच्छे से नोट कर लेंगे और चीजों को समझ लेंगे, वरना जब प्रश्न में चलेंगे तो ये चीज आपको कठिनाई होगी। फिर उसी तरह इवन में इवन यानी सम में सम जोड़ते हैं सम प्राप्त होता है, देख सकते हैं यहाँ से आप। इवन में ऑड जोड़ेंगे तो ऑड प्राप्त होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो इवन प्राप्त होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑड में से ऑड घटाएंगे तो फिर इवन प्राप्त होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ऑड में से इवन घटाते हैं तो ऑड प्राप्त होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इवन माइनस इवन करते हैं तो इवन प्राप्त होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इवन में से ऑड घटाते हैं तो ऑड प्राप्त होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ बताने की चीज नहीं है, बस सिर्फ इस चीज को आप अच्छे से याद रख लें, क्योंकि जब आगे चलेंगे हम बार बार बताएंगे, जब प्रश्न आएगा तो ये सब का काफी जरूरत पड़ेगा। तो फिर वहां पे आप लोग इस चीज को ऐसा नहीं हो कि चीजों नई चीज नहीं समझ पाए और आप सोचे ये चीज तो आपको बताया ही नहीं गया है। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले पेज पे और आपको दिखाते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अब समझाते हैं। अब आपका जो क्लासिफिकेशन होगा, 1 मिनट थोड़ा सा पहले हम स्क्रीन को एडजस्ट कर लें, उसके बाद आपको हम चीज़ों को अच्छे से दिखाएंगे, फिर आपको अच्छे से समझाएंगे। अगला जो क्लासिफिकेशन है वह अब क्लासिफिकेशन होगा पॉजिटिव इंटीजर का। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की चर्चा होगी। धनात्मक पूर्णांक का मतलब इसमें 0 नहीं आएगा और नेगेटिव संख्या नहीं आएगा। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ इंटीजर की चर्चा थी, तो इंटीजर में तो तीनों आ जाता है, धनात्मक पूर्णांक भी आ गया था, ऋणात्मक पूर्णांक भी आ गया था और 0 भी आ गया था। लेकिन जब सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात होगी, अर्थात ओनली नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या की बात होगी। और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं आपको पता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि शुरू कहां से होती है, 1 से शुरू होती है, और यही आपका जो होता है पॉजिटिव नंबर होता है। तो उम्मीद है ये चीज आप काफी अच्छे से समझ रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन एडजस्ट करना होगा हमें, ये थोड़ा सा बैक चला गया है, तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें। तो हाँ, अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं अपने जगह पे और आपको चीजों को दिखाएंगे और अच्छे से चीजों को समझाएंगे। तो अब देखिए नेचुरल नंबर को भी यहाँ से काफी भागों में बांटा गया है। अब धीरे धीरे सभी भागों को हम पढ़ेंगे। इसके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करके हम ऊपर करेंगे और सामने लगाएंगे स्क्रीन, ताकि आप अच्छे से देख सकें। तो 1 मिनट, जरा स्क्रीन थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रहा है, जो कि गड़बड़ हो जा रहा है। तो पहले हम अच्छे से एडजस्ट कर ले, उसके बाद हम चीजों को आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो देखिए स्क्रीन लग चुका है आपके, एडजस्ट हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ से प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव जो इंटीजर है उसका जो क्लासिफिकेशन, तो धीरे धीरे चलते हैं, सारे क्लासिफिकेशन को हम यहाँ से पढ़ते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा स्क्रीन इरेज करेंगे और आपको हम चीज़ों को दिखाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं पहला जो है इसका क्लासिफिकेशन होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं, या उसका एक और नाम होता है, उसको हम लोग रूट संख्या बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। इंग्लिश में प्राइम नंबर, हिंदी में अभाज्य संख्या बोलिए या रूट संख्या बोलिए। तो क्या होता है अभाज्य संख्या और क्या होता है रूट संख्या, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि परीक्षाओं में अभाज्य संख्या से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या का डेफिनेशन आप यहाँ से देखेंगे, इंग्लिश में ये लिखा हुआ ए नंबर विच हैज ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर। मतलब एक ऐसी संख्या जिसके केवल 2 भिन्न गुणनखंड हो। भिन्न गुणनखंड का मतलब जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो, न 2 से ज्यादा और न 2 से कम। जैसे 2 का आप देख सकते हैं फैक्टर अलग अलग होते, कौन कौन, 1 और 2, इसके अलावा तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। भिन्न का मतलब अलग अलग फैक्टर, जैसे देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, दोनों अलग अलग संख्या है। ऐसा नहीं है कि एक को आप लिख दीजिएगा 1 गुना 1, इसका 2 फैक्टर बन गया, लेकिन 2 फैक्टर बना नहीं, ये अलग होनी चाहिए और ये अलग, यानी 2 भिन्न भिन्न अलग अलग फैक्टर होना चाहिए, तब जाकर के ही उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन को हम इरेज कर ले, उसके बाद हम फिर चीज़ों को आपको अच्छे से दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से हर चीज़ समझ सके, नहीं तो फिर दिक्कत होगी हमें समझाने में और आपको भी समझने में। तो चलिए अब आप देखिए वही दिया गया है यहाँ पे, 1 फैक्टर इज 1, माने जब पहला गुणनखंड होगा वह 1 होगा और अदर इज द नंबर इटसेल्फ, और दूसरा होगा उस संख्या स्वयं, अर्थात वह संख्या जो स्वयं से, वह संख्या जो स्वयं से और किससे, 1 से विभाजित हो, उसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं हो, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन उसका प्रॉपर्टी होता है कि ना तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो, गुणनखंड हो। एक मिनट आप देख ले यहाँ पे, उसका जो होता है कि ना तो आपका 2 से ज्यादा फैक्टर हो सकता है, 2 से अधिक भी नहीं हो सकता और 2 से कम भी नहीं हो सकता है, मतलब ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर, केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, तब ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, हम थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करेंगे फिर आपको चीजों को दिखाएंगे। जैसे देख सकते हैं सबसे छोटी, अब देखिए आप अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है, पहले आपको दिखाते हैं यहाँ से। क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक का एक ही फैक्टर है, लेकिन बताया गया था कि फैक्टर कितने हैं, 2 हो, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मतलब ओनली 2 फैक्टर। 2 अभाज्य संख्या है? आप बोलिएगा हाँ है। क्यों? क्योंकि 2 के केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 2। बोला भी गया था वह संख्या 1 हो और संख्या खुद हो, लेकिन 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्क्रीन को हम इरेज करेंगे, उसके बाद फिर हम चीजों को आपको दिखाएंगे और अच्छे से समझाएंगे, ताकि कुछ उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। वैसे लोग जो पहले से समझ रहे हैं वो उनके लिए अच्छी बात है, हर चीज समझ आ जाएगा, लेकिन जो लोग पहले से समझ नहीं रहे हैं वो लोग थोड़ा सा देखे और समझे। 3 देखिए, 3 भी आपका अभाज्य संख्या है। कैसे? क्योंकि 3 का ही 2 फैक्टर है, 1 और 3। 4 अभाज्य है? आप बोलिएगा 4 अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 के 3 फैक्टर हो जाते हैं, 1, 2 और 4, मतलब 1 से भी भाग लग जाता है, 4 से भी लग जाता है और 2 से भी भाग लग जाता है। लेकिन आपको कहा गया है कि कोई भी संख्या अभाज्य तभी होगी जब केवल 2 फैक्टर हो, लेकिन यहाँ पे 3 फैक्टर हो गया, इसीलिए 4 अभाज्य नहीं है, 3 अभाज्य है। तो उम्मीद है अभाज्य संख्या के बारे में आप काफी अच्छे से समझ रहे हैं। अब इसे विशेष ज्यादा हमें समझाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम स्क्रीन को इरेज करते हैं और चलते हैं आगे। देखिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, हर चीज को बारीकी से सीखना चाहते हैं, तो फिर आपको देखना ही पड़ेगा वीडियो, क्योंकि ज्यादा छोटा बनाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में आ नहीं पाएगा। तो वही जो अभाज्य संख्या शुरू होती है, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए, यहाँ से एक मिनट पहले हम स्क्रीन को मिटा लेंगे, उसके बाद आपको चीजों को समझाएंगे कि यहाँ से अगर आपको पूछा जाए, ध्यान दे जरा, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आंसर 2 होगा, क्योंकि 2 से ही तो अभाज्य संख्या शुरू होता है। 2 देखिए अभाज्य भी है और सम भी है। तो एक और बात है, इसको आप अच्छे से नोट कर ले, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है। 2 जो है एक ही ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। उसके अलावा जितनी अभाज्य संख्याएं हैं आप जान लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है परीक्षाओं में। पहले हम स्क्रीन को इरेज कर ले, उसके बाद हम चीज़ों को आपको काफ़ी अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए 2 के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या वो सारी के सारी क्या होती है, तो आप बोलिएगा वो सारी के सारी संख्याएं विषम होती है। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य तो है ही, लेकिन क्या है, सम है। तो इस चीज को आप काफी अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये चीज परीक्षा में काफी पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट करके आते हैं कंपोजिट नंबर। सबसे पहले ये तो 3 पार्ट में हम बांटे थे, पहले हम यहाँ से आए, आपको अच्छे से एडजस्ट कर ले इसकी, उसके बाद हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे से दिखाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर का जो क्लासीफाई किए थे, पहला प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आप समझ गए, दूसरा 1। तो देखिए 1 जो है 1, ये न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 1 को आप क्या बोल सकते हैं, तो 1 को यहाँ से आप ध्यान दें, पहले इसको हम थोड़ा सा मिटा लें, उसके बाद हम चीज़ों को अच्छे से समझा पाएंगे। तो यहाँ से आप चीज़ों को देखें, 1 जो है प्राइम नंबर में 1 नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 1 का कहा गया जिसका 2 फैक्टर हो, लेकिन यहाँ पे तो केवल 1 फैक्टर, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहले मिटा ले, उसके बाद हम चीज़ों को आपको अच्छे से दिखाएंगे और समझाएंगे। तो 1 क्या है, तो याद रखिएगा दूसरा 1 है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, 1 अपना अलग संख्या है। ठीक है, तीसरा आइए, तीसरा जो संख्या होता है वह कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। यह भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या होता है, तो चलिए स्क्रीन को हम ऊपर करेंगे और आपको चीज़ों को दिखाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो अब आप देखिए, यह होता है ए नंबर विच हैज मोर देन
टू डिफरेंट फैक्टर्स। अर्थात ये पहले मिटा ले, उसके बाद आपको दिखाएंगे और चीज़ें आप काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो 1 मिनट थोड़ा सा हम स्क्रीन को मिटा ले, थोड़ा सा टेक्निकल परेशानी कुछ ज़्यादा हो रही है। तो अब आप देखिए कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक भिन्न गुणनखंड हो, मतलब उसमें था 2 फैक्टर हो लेकिन इसमें 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो और अलग अलग हो। जैसे मान लिया जाए 2 है कि नहीं, तो 2 का फैक्टर क्या होगा, देखिए 1 और 2, तो ये नहीं हुआ क्योंकि 2 से अधिक होना चाहिए, यहाँ तो 2 ही हुआ। 3 है कि नहीं भाज्य, आप बोलिएगा 3 भी नहीं है क्योंकि 3 में ही केवल 2 फैक्टर हुआ, लेकिन यहाँ कहा गया है 2 से अधिक फैक्टर हो। तो स्क्रीन को हम मिटाते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से आपको समझा पाएंगे, तब जाकर के ही इस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से समझ पाइएगा। तो अब आप देखिए ज़रा, यहाँ से हम इसको मिटा करके फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। 4, तो 4 देखिए, 4 का जो फैक्टर तोड़ेंगे तो 1, 2 और 4, तो 4 जो है अब भाज्य संख्या हो गया। क्यों 4 भाज्य संख्या हुआ, क्योंकि इसका जो फैक्टर है 2 से अधिक हो। 2 से अधिक का मतलब 3 भी हो सकता है और 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 से अधिक होना ही चाहिए। उसके बाद देखिए आपका 6, थोड़ा ध्यान दे, पहले मिटा ले। 6 भी भाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 1, 2, 3 और 6, इसके भी कितने फैक्टर है, 4 फैक्टर है। तो 4 फैक्टर होने का मतलब हुआ इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए। तो उम्मीद है ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम स्क्रीन को मिटाएंगे और फिर आपको चीज़ों को अच्छे से समझाएंगे। तो आप देखिए इसके एग्जाम्पल में 4 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा स्क्रीन को हम एडजस्ट करेंगे और फिर ऊपर लगाएंगे और आपको चीज़ों को दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ सके। अगर यहाँ से आपका पूछा जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, यौगिक संख्या, तो आप बोलिएगा 4, और सबसे बड़ी कौन है, तो इसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और अगला जो है क्लासिफिकेशन उसे हम आपको दिखाते हैं। चूँकि यह बोर्ड है, एक बार में पूरा आया नहीं है, तो अलग अलग करके हम लिखे हैं, लेकिन आप कॉपी पर एक बार में ही सारे को लिख सकते हैं। तो 3 पार्ट हो चुका था, चौथा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। देखिए दोनों एक ही चीज़ होता है। ये चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ है, बहुत सारे गणितज्ञों ने इसे अलग अलग बताया है। को प्राइम नंबर अलग है और रिलेटिवली प्राइम नंबर अलग है, लेकिन जैसे ही आप गूगल पे जाइएगा, वहाँ सर्च कीजिएगा, तो इस दोनों को एक ही चीज़ बताया गया है। ठीक है, इसीलिए हम भी इस दोनों को एक ही चीज़ माने हैं और ये दोनों एक ही चीज़ होता है। को प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, या रिलेटिवली प्राइम को हम लोग बोलते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। कुछ लोग इसे अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन गूगल पे जाइए, आप विकीपीडिया पे जाइए, वहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं दोनों को एक ही चीज़ मान के बताया गया है। तो आप देख सकते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होता है। तो ऐसी 2 संख्या जिसका HCF यानी मौसा 1 हो, उन सभी को हम लोग सहअभाज्य कहेंगे या अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। तो कोई भी 2 संख्या हम ले सकते हैं जिसका मौसा क्या हो, 1 हो, तो वे आपस में सहअभाज्य होंगे या अपेक्षित अभाज्य होंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ भी आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। जैसे देखिए 5, 7, 16, 25 डॉट डॉट डॉट, मतलब जिसमें कोई अंक कॉमन नहीं हो, कोई अंक कॉमन नहीं हो, तभी तो जाके मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। तब ऐसी संख्या जिसमें के बीच कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, उसे हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो चलिए अब अगला क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं और उस चीज़ को भी हम आपको अच्छे से समझाते हैं। अगला जो 5वां है उसे हम 1 मिनट थोड़ा सा हम स्क्रीन को एडजस्ट कर ले ताकि अच्छे से समझा सके। 5वां जो है वो उसे बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर यानी अभाज्य जोड़े। तो ट्विन प्राइम नंबर यानी अभाज्य जोड़े क्या होता है, इसके बारे में भी आप देख लें। तो ऐसे 2 अभाज्य संख्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, मतलब ऐसे 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का जो डिफरेंस हो वह 2 हो, तब उसे हम लोग ट्विन प्राइम यानी अभाज्य जोड़े कहते हैं। पहले स्क्रीन को मिटा लें, फिर आपको चीज़ों को हम अच्छे से समझाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं जैसे 3, 5, 1 मिनट जरा थोड़ा सा, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ से 3 और 5, 3, 5। देखिए सबसे पहले तो ये दोनों प्राइम होना चाहिए। तो क्या 3 प्राइम है, तो जरूर हाँ है। 5 भी प्राइम है और इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वह 2 होना चाहिए। तो देखिए 3 और 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये जो है ट्विन प्राइम हो गया यानी अभाज्य जोड़ा हो गया। चलिए स्क्रीन को इरेज करते हैं और आपको चीज़ों को दिखाते हैं और हर चीज़ को अच्छे से समझाते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन को हम इरेज कर लें। देख सकते हैं यहाँ से ये देखिए 3 और 5, 1 मिनट थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर लें। हाँ
तो आप यहाँ से देख सकते हैं 3 और 5 ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो इसे हम बोलेंगे ट्विन प्राइम यानी अभाज्य जोड़े। उसी तरह यह देखिए 5 और 7, देखिए ये भी प्राइम है माने अभाज्य है और ये भी अभाज्य है और दोनों का बीच का जो अंतर है वह कितना है, 2 है। तो इसे भी हम बोलेंगे अभाज्य जोड़े। उसी तरह 11 13 है। बस इतना जान लेना है कि वैसी संख्या, दो संख्या जो दोनों अभाज्य हो और उनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, तो वैसी संख्या को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम यानी अभाज्य जोड़े। उम्मीद है इस चीज को भी आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले पेज पे और आपको दिखाते हैं एक लास्ट जो क्लासिफिकेशन है यानी वर्गीकरण है उसके बारे में। उसको बोलते हैं हम लोग छठा जो है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का हिंदी होता है परिपूर्ण या संपूर्ण संख्या। यह क्या होती है इसके बारे में भी आप लोग जान ले। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग यानी दी गई संख्या के बराबर हो। दी गई संख्या के बराबर हो किसको, उस संख्या को छोड़कर, ठीक है, तब उस संख्या को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। एक बार फिर इस चीज को समझ ले, उसके बाद हम उदाहरण के द्वारा इसे आपको काफी अच्छे से समझाएंगे। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग दी गई संख्या के बराबर हो, किसके छोड़ के, संख्या को छोड़कर, तब उस संख्या को हम परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो आइए स्क्रीन को ऊपर करते हैं और आपके चीजों को हम अच्छे से समझाते हैं। जैसे देख ले जरा उदाहरण में, अगर हम 3 का फैक्टर तोड़े तो 3 का फैक्टर होता है 1 और 3। तो उस संख्या को छोड़ के हमने 3 को हटा दिया, उसके बाद उसका योगफल कितना है, 1 है। तो 1 है तो यह परिपूर्ण नहीं हुआ। परिपूर्ण कब होता, जब इसको छोड़ देते संख्या को और ये जो फैक्टर आता वह 3 आता, वह कितना आता, संख्या के बराबर आता, तब उसको हम बोलते हैं क्या है, यह परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या है। अब उसी तरह देखिए 4 का फैक्टर हम लेंगे 1 2 और 4। सबसे पहले 4 को हटा लेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे इसे। तो जोड़े हैं तो 1 और 2 कितना आएगा, 3। आपको आना चाहिए था कितना, 4। यदि 4 आ जाता तो यह परफेक्ट नंबर होता, लेकिन 4 नहीं आया तो यह परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इसे मिटाते हैं, फिर हम चलते हैं अगला जिसे आपको दिखाते हैं और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझाते हैं। अगर हम 6 का फैक्टर लिखे तो होगा 1 2 3 6, सभी फैक्टर यही हुआ। 6 को छोड़ दिए तो शेष को पहले हम जोड़ लेंगे। तो 6 को छोड़कर शेष जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 6 आ गया। तो देखिए संख्या के बराबर अगर उस संख्या के फैक्टर उसको छोड़ के शेष फैक्टर का योग अगर संख्या के बराबर आ जाए तो परफेक्ट नंबर होता है। तो आप देख सकते हैं इसको जोड़े 6 आ गया तो 6 जो है आपका परफेक्ट नंबर हो गया। उम्मीद है ये चीज आप अच्छे से समझ गए हैं कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। परिभाषा भी बता दिए, परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी बता दिए। उसी तरह 8 के फैक्टर है, 8 को छोड़ के जोड़े हैं तो कितना आया है, 7 आया। परफेक्ट नहीं हुआ, परफेक्ट कब होता है, जब 8 आ जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर दूसरा आपको दिखाते हैं। 28 के फैक्टर तोड़ेंगे तो 1 2 4 7 14 28। 28 को छोड़ के बाकी सभी को जोड़े, कितना आ गया, बाकी सभी को जोड़ने पर 28 आ गया। तो 28 भी आपका क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। उम्मीद करते हैं ये चीज भी आपको काफी अच्छे से समझ आ गया है। अब थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करके हम कुछ चीजों को दिखाते हैं जिसे आप लोग नोट कर ले, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। सबसे छोटी संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कौन है, तो आप बोलिएगा सबसे छोटी परफेक्ट नंबर 6 है। और एक और चीज है, इसे आप देख ले नोट, आज तक कुल मिलाकर 51 परफेक्ट नंबर खोजे जा चुके हैं। याद रखिएगा आज तक कुल टोटल 51 परफेक्ट नंबर ही खोजे गए हैं और 51वां परफेक्ट नंबर 2018 में खोजा गया था। इस चीज को आप काफी अच्छे से समझ लें और नोट कर लें। ये चीज सिर्फ जानकारी के लिए है, वैसे परीक्षा में पूछने की उम्मीद कम है। अब आइए इसको भी नोट कर ले कौन कौन है परफेक्ट नंबर। आप देख लें, पहला परफेक्ट नंबर 6, दूसरा परफेक्ट नंबर 28, तीसरा परफेक्ट नंबर 496, चौथा परफेक्ट नंबर 8128। बस इतना ही याद रखिएगा, यही काफी है। फिर डॉट 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 जाइएगा, लास्ट यानी ये जो 51वां परफेक्ट नंबर है वह आपका है ये वाली संख्या यानी 49 72 40 95। यह आखिरी 2018 में खोजा गया परफेक्ट नंबर है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सेशन जो है आपको काफी पसंद आया होगा और बहुत सी ऐसे नई चीजें होंगी जिसे आपने सीखा होगा। तो चलते हैं और आज का सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आप सभी से आग्रह करेंगे यदि आपको वीडियो पसंद आया तो खुद भी देखें, दूसरों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। बाय, टेक केयर।